तो देखिए आप यहाँ पर रुझान नतीजों में बदलते हुए, और ये जो आप मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी आप इस वक्त डेटा देख रहे हैं, ये बताता हुआ कि कैसे पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है बीजेपी ने। असम में बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ, ऐतिहासिक विजय के साथ आते हुए, अगर दाईं तरफ आप देखें एलडीएफ को हराकर यूडीएफ 3 अंकों में पहुंचता हुआ, वो भी बहुत अच्छे अंकों के साथ, ये बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ। और टीवीके ने तो अद्भुत कमाल कर दिया है, 112 सीटों पर आगे दिख रही है टीवीके। और यह बताता है कि जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके जो अपना पहला चुनाव लड़ रही है, उसने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को धूल चटा दी है। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं रुझानों के बाद जैसे जैसे नतीजों में ये आंकड़े तब्दील हो रहे हैं और अब धीरे धीरे स्थिर होते जा रहे हैं, ये पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि पश्चिम बंगाल में मोदी का जादू चल गया। असम में हिमंता बिस्वा के शर्मा के चेहरे पर मुहर लगा दी असम के लोगों ने। पश्चिम बंगाल और असम के अलावा केरल में यूडीएफ और उधर तमिलनाडु में टीवी के लोगों को खूब पसंद आ रही है, और पुडुचेरी में भी आप कह सकते हैं कि एनडीए आगे यहां पर दिख रहा है। तो रुझानों में बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार, आज की सबसे बड़ी खबर, केरलम और तमिलनाडु में सत्ता बदलेगी, ये रुझान कह रहे हैं। रुझानों में असम में बीजेपी की हैट्रिक जीत, बंगाल में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत, यह भी रुझान कह रहे हैं। आखिरी गढ़ केरलम लेफ्ट के हाथ से निकला। तो अब देश में इस वक्त कोई भी सूबा नहीं जहां पर लेफ्ट की सरकार हो, यह भी आप कह सकते हैं। तो 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए रुझानों में बंगाल में बीजेपी की अपनी बहुमत की सरकार है, असम में बीजेपी को भारी बहुमत है रुझानों में, और पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार है रुझानों में, यह साफ यहां पर दिखता हुआ। और काउंटिंग के बीच आसनसोल में हंगामे की खबर है। काउंटिंग के बीच आसनसोल में हंगामा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बांकुड़ा में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए काउंटिंग सेंटर के बाहर, वहां पर भी हंगामा हुआ है। तो ये इस वक्त की तस्वीरें, आप देखिए, ये हम आपको आसनसोल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांकुड़ा में भी जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीनाहाट में भी जो वहां पे, और बैरकपुर में भी हंगामे की खबरें आई हैं। तो पश्चिम बंगाल में आज काउंटिंग के दिन कुछ जगहों से रुक रुक के ऐसी खबरें आई हैं जो बता रही हैं कि हंगामा करने की कोशिश की गई है, बवाल करने की कोशिश की गई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसको टैकल किया है, सुरक्षा बलों ने उसको काबू किया है। कहीं पर लाठीचार्ज किया है, कहीं पर जो हंगामा कर रहे थे लोग उनको बाहर किया है काउंटिंग सेंटर से। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर इस वक्त की, अब से थोड़ी देर पहले की। और अब जो सबसे बड़ी सीट जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी पश्चिम बंगाल की, भवानीपुर, उसके बारे में बताते हैं आपको। भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे हैं। 8वें राउंड में ममता 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। पिछली बार 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी वो चुनाव में, लेकिन इस बार क्या वो जीतेंगी उतने वोटों से, क्योंकि 8 राउंड की गिनती हुई है और 15,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी को वो उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है 15,000 वोटों से। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं और भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम से वो आगे चल रहे हैं, लेकिन भवानीपुर में वो ममता बनर्जी को हराने में सक्षम फिलहाल अभी नहीं दिख रहे हैं। और थोड़ी देर पहले काउंटिंग के बीच ममता बनर्जी सामने आई, उनका एक वीडियो आया और उन्होंने दावा किया रिजल्ट पलट जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कहा था कि 12 बजे तक बीजेपी जीतेगी। अभी सिर्फ 3 राउंड की गिनती हुई है। उस वक्त जब वीडियो जारी किया गया था 12 बजे के आसपास, तब ममता ने कहा था अंतिम राउंड के बाद हम जीतेंगे। चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है और टीएमसी के वर्कर काउंटिंग सेंटर पर ही रुके रहे। एसआईआर के नाम पर वोट की लूट की गई है, यह भी कहा ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि 70 सीटों की जानकारी नहीं दे रहे हैं, केंद्रीय बल कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, यह कहा ममता ने। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে।
SIR নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন, 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আবার বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। और इस बीच ये भी देख लीजिए, ये जो रुझानों में अभी आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है 196 मतलब 2/3 हाफ वे मार्क, मतलब सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर तो पहले ही क्रॉस कर लिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और 196 ये पहुंच गए हैं गौरव, 2/3। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली ही विजय, इतनी बड़ी विजय। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन, ये फिगर वहां भी देख लिया होगा लोगों ने, और आप मेरे ख्याल से इस समय भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। 196। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी दफ्तर का। दादा, एक बात बताएं कि किस तरीके से आज इतना जो 196 के आसपास है अभी, आप लोग इतना उम्मीद किया था? हाँ, इतना उम्मीद तो हम लोग किए थे, क्योंकि देखिए एक तो चीज़ है कि वेस्ट बंगाल के लोग कभी वोट ठीक से दे नहीं पाते थे। एक बार वो बंगाली में एक बात होता है गौनो वोट, राइट? सो उसी तरीका का वोट हुआ, घर का सब लोग बाहर निकल के अपना वोट डाले, और नतीजा तो आपके सामने है। आपने भी, आप लोगों ने सोचा था कि इस तरह का जीत भी होगा? आप लोगों को 101% सोचे थे। किसका क्रेडिट है, क्या वजह थी जो इतना बड़ा? प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री जी का है। कई सारे लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, कितना बड़ा जीत है और किसको क्रेडिट देना चाहेंगे जीत का? क्रेडिट तो एक ही मिलेगा, बस बंगाल के पब्लिक को मिलेगा। जैसे बाहर आके सबने वोट दिए हैं, अपना जो राइट्स है उसका इस्तेमाल किया है, इसीलिए अगर किसी का ये क्रेडिट जाता है वो तो वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन है, जो वोट देने वाले हैं, उसी को जाता है बस। मैम, आप लोगों ने सोचा था महिलाएं भी इतनी निकल के वोट करेंगी ऐसे? जरूर सोचे थे, क्योंकि मैडम जी बोली थी 8 बजे के बाद निकलना नहीं है। क्यों निकलेंगे, हम लोग तो निकलेंगे, उनको घर घुसा दिया है ना। हम लोग निकलेंगे, ठाट से निकलेंगे, हम लोग क्यों नहीं निकलेंगे? अब वो घर बैठे, इसलिए हम महिलाएं उनको घर बैठा दिया है। दादा, कितना बड़ा जीत है और किस तरीके से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी जीती है लगता है? ये बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता डर के माहौल में जी रहा था, तो इस डर से निकलने के लिए ये जीत हम लोग को जरूरी था, क्योंकि विरोधी पार्टी सबको डरा के रखा था। तो लड़कियों का साथ अन्याय पे अन्याय हो रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। वोट भी भारतीय जनता पार्टी को गए हैं क्या? शुभेंदु अधिकारी ये बात कह रहे थे। दादा, एक बात बताइए कि क्या सभी वर्गों के लोगों ने आप लोगों को वोट किया है? क्या मुसलमान वोट भी पड़ा है? शुभेंदु अधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि कई सारे मुसलमानों ने भी वोट किया है। मुसलमान ने भी वोट किया है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, उन्होंने हमारा देश की हित में, बंगला की हित में उन्होंने वोट करा है। और जो हिंदू जागरण हुआ है, जो 15 साल, उसके पहले 34 साल में जो कुशासन चल रहा था, जो सुशासन की कोई नमो निशान नहीं था, उसको बदलने के लिए बंगाल की जनता जाग उठा है, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए। और ये जागरण होना चाहिए था, होना है। ये जीत बंगाल के लिए जीत है। कुमार, इनसे एक सवाल आप ये पूछ सकते हैं क्या कि अब क्योंकि बीजेपी की सरकार तो बहुत बहुमत के साथ आती दिख रही है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ रही है, तो इनके हिसाब से सबसे पहला काम क्या करना चाहिए बीजेपी सरकार को अब वो आते ही? बंगाल भी बाकी देश के साथ जुड़ना चाहता है। दादा, एक बात बताइए, सरकार तो अब बनना तय हो गया है, तो पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए सरकार को? सबसे पहले काम यही है कि जो मोदी जी ने ऑलरेडी घोषणा कर चुका है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने बोल दिया, हमारा स्वराष्ट्र मंत्री जी ने भी बोल दिया, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा जो सरकार बनेगा, जो सरकार में आएगा, जो मंत्री पद संभालेगा, जो मुख्यमंत्री होगा, उसके पास पूरा कार्य है कि क्या करना है। पहले जो जरूर हम लोग ये चाहते हैं, पहले सुरक्षा में ध्यान देना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा आज के दिन में चर्चित विषय है हमारा इस बंगाल के लिए।
तो वही होना चाहिए। आपको लगता है घुसपैठियों पे भी काम होगा? घुसपैठियों में भी तो काम होगा। कुमार कुंदन, ममता बनर्जी अब भी कह रही है नतीजे पलटेंगे। यहाँ पे बेमतलब आदमी उधर से यहीं पे आ रहे थे, यहीं पे बस जा रहे थे, और हमारा यहीं की नौकरी की जो इच्छा था। ममता बनर्जी अभी कह रही है कि नतीजे पलट सकते हैं। गलत बोल रहा है। बोल रहा है ये तो एक्चुअली मैम, ममता बनर्जी अभी कह रही है कि नतीजे पलट सकते हैं। नहीं पलटेंगे। अभी कोई चांस लगता है आप लोगों को? आ चुका है, जनता का फरमान आ चुका है, नतीजा कुछ पलटना नहीं है, यहाँ पे कमल का फूल खिल रहा है। ये बहुत बड़ा इंतजार है हमारा देश के। कुमार कुंदन, ये जो महिला आपके साथ थी, इनसे पूछ सकते हैं आप, महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया है, कुल 93% से ज्यादा वोटिंग हुई है, और उसमें महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा है। क्या महिलाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? और वो ये इंडिया बहुत ज्यादा मजबूती होंगे क्योंकि वो बॉर्डर सील होंगे, घुसपैठिया बंद। मैम, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, तो आपको क्या लगता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने जो ज्यादा वोट किया है उससे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? बिल्कुल, पूरा श्रेय जाता है दोनों को, एक जन को नहीं। दोनों की वजह से ही पूरी जनता की तरफ से ही हुई है। और क्या लगता है कि महिलाओं ने अपनी अस्मिता को ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया पैसे को लेकर, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं। ठीक है कुमार, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया है, और महिलाओं का गुस्सा, जो ममता बनर्जी का वो बयान था कि रात 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले, वो भी दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में जाते हुए। लेकिन गुवाहाटी में क्या गया है हिमंता बिस्वा शर्मा के पक्ष में, ये जानते हैं। रुपेश हमारे साथ है गुवाहाटी में। रुपेश, देखिए, पहली बार जब जीते तो सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया, दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा को बनाते हैं, लेकिन तीसरी बार जो चुनाव इस बार जीता गया है वो तो हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर जीता गया है। उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स, उनकी भाषण शैली, जिस तरह से वो फिर पवन खेड़ा के साथ उनका विवाद हुआ और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो अग्रेसिवनेस कहा गया कि ये क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीछे हम जबरदस्त जश्न देख रहे हैं आपके पीछे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा इस बार असम में इतनी बड़ी जीत का बीजेपी के लिए? देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा और ये जो जीत है, ये जो बड़ी जीत है, सेंचुरी के साथ ये हैट्रिक, और इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का चेहरा, 5 साल का उनका कार्यकाल, और जो एक बांग्लादेशी घुसपैठिए का उनका जो नारा, और जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो स्कीम चलाई, और तीसरी सबसे बड़ी वजह गौरव वो ये है कि कांग्रेस की कमजोरी, धरातल पर कांग्रेस असम में, आप तस्वीरें भी देखिए कि धरातल पर जितनी कमजोर कांग्रेस यहाँ पे दिखी, वो एक जीत की अगली कड़ी बीजेपी के लिए उसने भी रास्ता सुगम किया। कहीं ना कहीं बीजेपी की ये जो बड़ी जीत है उसमें कांग्रेस की भी भूमिका है, कांग्रेस का भी रोल इसमें है। हिमंता बिस्वा शर्मा अब पिछली बार देखिए 75 से सीधे सेंचुरी लगाते हुए, और सुबह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम अकेले अपने दम पर असम में सरकार बनाने की काबिलियत हमारी होगी, इतनी हमारी सीटें आएंगी। काउंटिंग शुरू होने के पहले से ये दावा किया जा रहा है कि 64 क्या उससे ज़्यादा यहाँ पर हमारी सीटें आएंगी। 3 दलों के गठबंधन में अकेले बीजेपी उस स्थिति में होगी। और ये जश्न देखिए, नॉन स्टॉप जश्न पिछले 2 घंटे से, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, वो इस वक्त देखिए गदाधारी पुरुष भी आपको यहाँ पर एक दिख रहे होंगे, गदा लेकर के जिस तरह से यहाँ पर जश्न मन रहा है। पिछले 2 घंटे से पूरा परिसर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है वो पूरी तरह से भगवा गुलाल से नीचे की धरती पट गई है। और यहाँ पर देखिए आप, ये जो बलून्स हैं वो भी, ये गुब्बारे भी भगवा कलर के, यानी, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक तरफ दूसरे खेमे में अपने विधायकों को समेट कर, सहेज कर रखने की कवायद चल रही थी। यहाँ पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक पहुँचे और वो उनके विधायकों को कहीं से कोई खरीद फरोख्त न हो, इसकी जुगत में लगे हुए थे कल से DK शिव कुमार। लेकिन उसकी नौबत शायद अब न आए, क्योंकि प्रचंड बहुमत इसको कहते हैं, 100 के पास आंकड़ा, 126 सीटों में 100 के पास पहुंचता हुआ भी दिख रहा है। बंगाल की खुशी, कहीं ना कहीं बंगाल की खुशी भी असम में देखी जा सकती है। इस असम की
खुशी बंगाल की जीत के साथ और दोगुनी हो जाती है। और वो जश्न जो नॉन स्टॉप पिछले 2 घंटे से ना तो कोई थक रहा है ना हट रहा है, सबके चेहरे पर, सर पर भगवा गुलाल है। और ये गुलाल अपने आप में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो खुशी है वो इस जश्न की शक्ल में इस वक्त तो आज असम में, नक्शा भी गुवाहाटी में भगवा दिखाई दे रहा है। अगर आप असम देखें या पश्चिम बंगाल देखें, और यहाँ उसी रंग से, उसी गुलाल से एक तरीके से होली भी खेली जा रही है। इस समय की एक अहम खबर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, ये देखिए आपके स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष पर ये ब्रेकिंग। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से आगे हैं, हालांकि वो लगातार यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। अभी 8,702 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी शुरू से ही लैग कर रहे हैं और अभी भी यही खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी आगे हैं, बहरामपुर से दादा पीछे चल रहे हैं और ये अधीर रंजन चौधरी शुरुआत से ही अभी पीछे चल रहे हैं। 8,702 वोटों से नंदीग्राम में अभी शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। और अब आइए एक बार फिर से यहाँ स्टूडियो गेस्ट के पास हम चलते हैं, ये क्योंकि हमने अभी असम की चर्चा की और यहाँ अरविंद मोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले से बढ़ी हुई सीटें किसी का आप साथ जरूरी नहीं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही दिखाया है कि ऐसी सूरत आ जाने पर भी अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलती है, उसको उनको सिग्निफिकेंस देती है। लेकिन यहाँ असम में इतनी प्रो इनकम्बेंसी है क्या? प्रो इनकम्बेंसी हो ना हो, तैयारी बीजेपी की काफ़ी थी और काफ़ी और अपने राइवल से काफ़ी ऊपर थी, मैं कहूँगा। खाली अपनी तैयारी नहीं, राइवल से काफ़ी ऊपर थी। तो इसलिए इसको आप जनमत और मैनेजमेंट दोनों का मिला जुला हिसाब मानिए। और उसके तुलना में जो अपोजिशन के लोग हैं वो उतने ही बिखरे और उतने ही कमज़ोर हालत में रहे। उनकी स्ट्रेटजी का, उनके अपने लीडर्स के कोऑर्डिनेशन का। अगर इनमें से आपको ऊपर रखना हो किसी को नीचे, तो आप इसको लोकप्रियता को ऊपर रखेंगे या मैनेजमेंट को ऊपर रखेंगे? असम के मामले में ये थोड़ी दुविधा है जो आप पूछ रहे हैं। नहीं, एक फैक्टर असम में और है सर जिसकी बात हो रही है और वो है डिलिमिटेशन। परिसीमन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हुआ है। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ, पहले तो आपको बहुत बधाई, जिस तरह से पश्चिम बंगाल और असम में आपने अच्छी जीत हासिल करते हुए आप दिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ और 2 राज्यों में अगर देखें, जिस तरह से यहाँ पर NDA आपका पुदुचेरी में भी बहुत आगे अच्छी सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिद्धार्थ, लेकिन असम की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी या विरोधी अभी भी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन, बंगाल में SIR और यहाँ असम में डिलिमिटेशन, इस वजह से भी बीजेपी की ये जीत हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एक आदत बन चुकी है कि जब हार का वो सामना करेंगे तो हार के बहाने वो पहले ढूंढते हैं। जिनके नेता आज रिजल्ट के दिन भी देश में ना हो और विदेश में बैठे हुए हों, उस पार्टी की क्या सीरियसनेस होगी ये हम सब जानते हैं। पर एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कह सकता हूँ, अगर इस देश के अंदर प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर को स्थापित कर पाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लगातार तीसरी बार असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत की जीत मिलना यह अपने आप में अप्रत्याशित है। असम वो राज्य था जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुआ करती थी। ये कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग बेस्टियन था। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय यहां पर राज किया, पर ये 2011-12 के बाद आप लगातार देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जहां चुन करके आती है वहां पर सुशासन को डिलीवर करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का विश्वास है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुना जाता है। पर कांग्रेस पार्टी अगर कहीं गलती से चुन करके आ जाए तो फिर उसको वापस कोई नहीं चुनता, कहीं वो चुनाव जीत भी जाए तो। पर अभी तो हार का शतक जो है वो राहुल गांधी। आप केरल नहीं देख रहे हैं मतलब? नहीं, मैं तो केरल भी देख रहे हैं। केरल में 10 साल के बाद अगर आज वो आगे चल रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उनको मिल रहा है तो ठीक है। पर केरल देखते हुए हम ये क्यों नहीं देख रहे कि केरल के अंदर इलेक्शन कमीशन से कोई उनको शिकवा नहीं, ईवीएम से कोई उनको शिकवा नहीं, जहां जीत रहे हैं वहां कोई शिकवा नहीं, वहां इलेक्शन कमीशन भी तो आप ये कह रहे हैं सिद्धार्थ, बहुत अच्छा है। अगर बीजेपी है तो प्रो इनकम्बेंसी है और अगर कोई दूसरी पार्टी तो एंटी इनकम्बेंसी है। सरल पटेल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। सरल जी, देखिए क्या कह रही बीजेपी कि 2011-12 से एक पैटर्न है, जहां पर बीजेपी होती है वहां बीजेपी दोबारा चुनकर आती है। अच्छा, उनकी बात में दम भी है क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा भी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दिखा देते हैं फिर आपके पास आते हैं। बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है रुझानों में। अभी रुझान में कुछ नतीजे भी आ गए, अब वो बाइफर्केशन हम आपके लिए अलग से करेंगे, लेकिन 196 सीट मोटा मोटी आप कह सकते हैं बीजेपी के पास जाती दिख रही है। टीएमसी की 93 सीटों पर ही बढ़त है, तो 2 अंकों में सिमट गई, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था 3 अंकों में टीएमसी थी और 2 अंकों में बीजेपी थी।
तो बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिल चुका है। इसी पर सरल पटेल जी बात करते हैं। सरल पटेल जी, एक 2/3 ले जा रहा है, 1/3 ले जा, एक 1/3 ले जा रहा है, आप कहां हैं? न 3 में न 13 में, पश्चिम बंगाल में? हम पश्चिम बंगाल में नहीं, हम केरल में है और हम असम में भी है। हम पश्चिम बंगाल में भी इस तरह से है कि लास्ट टाइम जिस तरह से इस बार ममता बनर्जी जी ने हमारे साथ वो नेशनल अलायंस में होते हुए भी हमें डिसमिसिव कर दिया था अलायंस से, तो ये उनके लिए भी एक सीख है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ते तो शायद ये नतीजे इतने बुरे नहीं होते। तो ये जो एरोगेंस आई थिंक कहीं ना कहीं टीएमसी में भी था। तो सारी सीटों पर अलग से चुनाव लड़कर उसी का बदला लिया क्या आपने? उनके वोट काटे? नंबर 2, जो मेरे मित्र सिद्धार्थ यादव जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को केरल में कोई शिकवा नहीं है, बिल्कुल शिकवा नहीं है, क्योंकि केरल में ना डिलिमिटेशन हुआ ना एसआईआर हुई। तो जिस तरह से असम की जनता ने देखा, हम सब ने देखा कि असम में किस तरह से मनमानी डिलिमिटेशन की गई और कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने मन मुटाव के हिसाब से काटा गया। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में क्या हुआ, कितने वोटर कटे, कितने लोग जेन्युइन वोटर्स वोट नहीं दे पाए, ये सारे आंकड़े देश के सामने हैं। तो ये सिलेक्टिवली कोर्ट नहीं होना चाहिए। हम एक प्रोसेस। तो फिर तमिलनाडु में क्या हो गया? तमिलनाडु में क्या हो गया? तमिलनाडु में फिर क्या हो गया? खड़े हैं। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। तो फिर तमिलनाडु में क्या हो गया? तमिलनाडु में जैसा कि हमने कहा कि वी वर पार्ट ऑफ द अलायंस बट वी वर नेवर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने अपने अलायंस धर्म का धर्म निभाया। हम हमारे जो डीएम के हमारी एलआई थी उसके साथ खड़े रहे और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी जो गवर्नेंस और पॉलिसीज थी उनको जनता ने नकारा है। एक एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ और ये सरल जी, एक सवाल मेरा ये है कि क्या आपके लिए केरल के नतीजों को समझना सबसे सरल है और क्या वेस्ट बंगाल को समझना सबसे कठिन? बिल्कुल नहीं, वेस्ट बंगाल इतना ही हमने समझा है कि एज फार एज वी आर कंसर्न वी आर करंटली लीडिंग ऑन 5 सीट्स। तो जो हमारा वोट शेयर है वो लास्ट टाइम जो हमने लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ा था और इस बार 294 सीट्स पर हम इंडिपेंडेंटली लड़े। आपको लगता है अगर सारी सीटों पर आप इंडिपेंडेंटली नहीं लड़ते तो शायद टीएमसी, जो कि इन अ वे आपकी अलाय तो है ही, क्या वो बची रहती सरकार में? ये आई थिंक ये जो आत्मचिंतन है वो टीएमसी को करना चाहिए कि क्यों बार बार एक एरोगेंट उन्होंने रुख अपनाया था और ये कहीं ना कहीं उनके ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस ने नहीं। लेकिन ये एनालॉजी तो असम में भी लागू होती है। अगर आप एआईयूडीएफ के साथ होते तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता, वोट परसेंटेज मिलाएं तो शायद कुछ और रिजल्ट वहां पे होता। वहां तो ये सारा आप अपनी सहयोगी पार्टियों पे क्यों डाल रहे हैं? ये कांग्रेस के ऊपर सवाल क्यों ना है कि उसने बड़ा दिल दिखाते हुए क्यों गठबंधन नहीं किया छोटी पार्टियों से? बिल्कुल, हम जहां पे भी सरकार, हम जहां पे भी लड़े, असम में सारी पार्टीज के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन कोई मनमानी बात पर हम अलायंस नहीं करना चाहते थे। एक रिस्पेक्टेबल नंबर्स पे वो सीट लड़ना चाहते थे। हम वी वर इन फेवर ऑफ दैट, लेकिन जो मनमानी बातें थी हम उससे एग्री नहीं हुए। वहां जहां वेस्ट बंगाल में बात है, हमने हमारे सारे दरवाजे खुले रखे थे टीएमसी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक नेशनल। लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी, दरवाजे खुले हैं केरल में ना एसआईआर ना डिलिमिटेशन। सिद्धार्थ जी से इसका जवाब जरूर लेंगे। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। एसआईआर असम को छोड़कर के सभी राज्यों में हुई और एसआईआर से समस्या इनको केरल में नहीं थी, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। देश भर के अंदर राहुल गांधी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसमें केवल एक ही बात है कि कहीं गलती से जीत मिल जाए तो उसका श्रेय जो अपने सर ले लिया जाए, हार मिल जाए तो उसके 1000 कारण हो सकते हैं। राहुल गांधी को छोड़ करके शतक बना रहे हैं आप हार का, उस शतक के बावजूद आप आत्मचिंतन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी। हमारे संवाददाता कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें, आपके पास वापस लौटते हैं। कुमार बताइए। कुमार बोलिए कुमार। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, फुल स्विंग में अब भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में फुल स्विंग में सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी दफ्तर कोलकाता की ये तस्वीर, जहां फुल स्विंग में सारे के सारे कार्यकर्ता आपको जश्न मनाते हुए दिख रहे होंगे। ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्षों से था और अब देखिए
जो तस्वीर सुबह से छन छन के आ रही थी, अब सारे के सारे कार्यकर्ता फुल स्विंग में आपको नजर आ रहे हैं। दादा कितनी बड़ी जीत है ये? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। अभी इंडस्ट्री का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बंगाल का। अभी इतनी इंडस्ट्रीज आएगी बंगाल में जिसका कोई हिसाब नहीं है। ममता दीदी जो स्टॉप लगा के रखी थी कि कोई नहीं, अब देखो दादा क्या क्या बदल जाएगा? सब बदल जाएगा। यहाँ का शिक्षा बदल जाएगा, यहाँ का नौकरी का पैटर्न बदल जाएगा, यहाँ में इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, सुशासन प्रतिष्ठा होगा, राम राज्य प्रतिष्ठा होगा बंगाल में। श्यामा प्रसाद की माटी में श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रही है। भारत माता की जय। दादा क्या क्या बदल जाएगा? सरकार बनने वाली है आप लोगों की, क्या क्या बदलेगा? जो बाकी है काम का संस्थान होगा। ठीक है कुमार आपके पास आते हैं। वाकई बहुत अद्भुत जश्न हो रहा है और चारों तरफ भगवा गुलाल दिख रहा है इस वक्त लोगों के चेहरे पर इस वक्त, और हो भी क्यों ना अभूतपूर्व जीत भी हासिल की है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में। लेकिन जल्दी से आपको दिखाते हैं कि बीजेपी की क्या रणनीति रही, बीजेपी ने कैसे। सबसे बड़ी रणनीति तो रही कि अपने आप को बंगाल का ही साबित करना। ये जो हमेशा ये एक प्लैंक लाया जाता था कि ये तो बाहर के लोग हैं, उसको कैसे काउंटर किया गया जरा वो देखिए। तो मां माटी मानुष और मोदी, तो नेशनल से लोकल रणनीति बनाई बीजेपी ने इस बार। कैसे आप देखिए, टीएमसी के बाहरी बनाम लोकल नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की गई। केंद्रीय नेताओं के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी महत्व दिया गया, उनको भी पोर्ट्रेट किया गया। ये बात और है कि सीएम फेस के तौर पर किसी को नहीं रखा गया। और पीएम मोदी ने बंगाल में 21 रैलियां और 3 रोड शो किए, पूरा जोर लगाया, झालमुड़ी खाई, वहां हुगली नदी में फोटोग्राफी की और तमाम कोशिश की वहां के लोगों से कनेक्ट। नौका विहार भी किया और झालमुड़ी तो खैर सबके दिमाग में अंकित है। गृहमंत्री की बंगाल में 20 रैलियां और 11 रोड शो रहे, इन्होंने भी उतनी पूरी ताकत लगाकर हर रोड शो में और रैली में कहा उल्टा लटका दूंगा अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की, उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। और गृहमंत्री ने सेंट्रल वॉर रूम से चुनाव इंजन को फुल स्पीड पर रखा, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो ये लोग नेशनल से लोकल नेताओं के भी 500 से ज्यादा छोटे बड़े कार्यक्रम, सिर्फ मोदी और शाह ने जोर नहीं लगाया, स्थानीय नेताओं ने भी पूरा, और यही सिनर्जी काम आई। शुभेंदु अधिकारी ने 60 और दिलीप घोष ने 40 सभाएं की। और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने 30 सभाएं की। तो ये तमाम जो नेता थे उनको पूरा यहां पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। जोरहाट से गौरव गोगोई के हारने की खबर है, दिखाइए। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई हारे, बड़ी खबर आ गई है। तो जिनके नेतृत्व में असम में चुनाव लड़ा जा रहा था वही हार गए। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई हारे हैं, बीजेपी उम्मीदवार से 23,000 वोट से हारे। जोरहाट से बीजेपी के हितेंद्र गोस्वामी जीते हैं। तो असम में वैसे भी कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के गठबंधन का प्रदर्शन बहुत रिएक्शन जरूर लेना चाहिए, आप बहुत खराब रहा है। सरल पटेल हैं क्या हमारे साथ, अगर आप बताएं तो। सरल पटेल जी, अभी आप गौरव गोगोई की बात कर रहे थे, वो तो खुद हार गए। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पार्टी को ड्राइंग बोर्ड पे जाना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी में क्या कमी रही, हमारे हमने कैंपेन किया उसमें क्या कमी रही, और इसका सीट बाय सीट एनालिसिस करके, क्योंकि ये अभी मेरा उस पे कमेंट करना काफी प्रिलिमिनरी होगा, लेकिन बिल्कुल लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम आसाम की जनता के लिए लड़ते रहेंगे एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। हम वो लड़ते रहेंगे, ठीक है, लेकिन अरविंद जी, गौरव गोगोई हार गए। कांग्रेस का प्रदर्शन चाहे पश्चिम बंगाल हो या असम में, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस संगठन के स्तर पर कितना कमजोर रही और आपस में संवाद की क्या कमी रही, ये चुनाव के बाद का नहीं, चुनाव के पहले ही बहुत साफ होने लगा। एक से एक बड़े नेता खिसक के जाने लगे और नाराजगी की एक बड़ी वजह खुद गौरव गोगोई हैं कि इनके कामकाज को लेके काफ़ी नाराजगी थी। तो संभव है कि इसमें लोगों की नाराजगी तो हो, संगठन की नाराजगी भी एक फैक्टर रही हो, और हार में तो निश्चित रूप से लोगों की नाराजगी से ज़्यादा संगठन फैक्टर रहा है मेरे ख्याल से। जितना ही तैयार बीजेपी थी, कांग्रेस मेरे ख्याल उतने ही बिखरे ढंग से चुनाव में गई। कांग्रेस ने बिखरे ढंग से चुनाव लड़ा है, उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं रही। क्या वहां पर लोगों की नाराजगी के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी खुद संगठन के अंदर हो गई थी उन चेहरों के खिलाफ जो वहां लीड कर रहे थे? पुष्पेश जी, आपको भी यही दिखाई दे रहा है, कोई और बड़ा कारण है?
पुष्पेश जी। देखिए, मुझे लगता ये है कि सभी चीज़ें कांग्रेस के खिलाफ गई हैं और इस कारण गई हैं, उसका शीर्ष शिखर नेतृत्व है जिसके मूर्तिमान स्वरूप राहुल गांधी जी हैं। वो उनसे वो शुरू होती है गंगोत्री और सागर संगम तक पहुंचते पहुंचते गंगा प्रदूषित हो जाती है कांग्रेस की बुरी तरह से। तो मेरे ख्याल में संगठन का अभाव है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कार्यकर्ता नहीं है तो कौन जिम्मेदार है, जनता के को अगर अपने साथ नहीं ले सकते हैं। आज जैसे किसी ने आज टिप्पणी की थी, आज कहाँ है उनका चेहरा, दिख ही नहीं रहा है कहीं। बाद में वो कुछ करते नजर आएंगे। अगली एकला चलो रे तो बंगाली गीत है ना, वो गाते रहेंगे। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि वो चुनावी बैतरणी जिसको पार करना है वो ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ही वो समुद्र की तरफ जा रही है प्रदूषित होने लगी। संतोष राय जी, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, ममता की हार ओपोजिशन के लिए एक अच्छी खबर है। बेसिकली ओपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा था जो ममता का ईगो, वो कहीं ना कहीं आज सेटल हो गया है। अरविंद केजरीवाल के बाद ममता, ये दो ऐसी बड़ी शख्सियतें थी जो ओपोजिशन की यूनिटी को डिफाइन करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक थी। मतलब अब पहले से ज्यादा यूनाइटेड होगा ओपोजिशन, आप ये कह रहे हैं? नहीं कहते, बट देयर इज अ ईज ऑफ अलायंस विद इन द ओपोजिशन। एक रोड़ा और हट जाए राहुल गांधी का तो फिर यूनाइट हो जाएगा। आप बहाने, मैं कह सकता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि दो बड़े बहाने थे, दोनों बड़े बहाने इस बार खत्म हो। नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि दो बड़े दिग्गज थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर विरोध किया, इंडिया ब्लॉक के दो मजबूत ब्लॉक थे, वो दोनों भी अब हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इंडिया ब्लॉक क्या कमजोर नहीं होगा इससे? नहीं, देखिए, ये दिग्गज तो वही रहेंगे, ये इलेक्शन पॉलिटिक्स छोड़ के जा तो नहीं रहे, लेकिन चूंकि उनकी जो पोजीशन थी उस कारण से नेगोशिएशन में, ओपोजिशन में देवर रोड ब्लॉक। तो ओपोजिशन के लिए ममता की हार एक अच्छी खबर नहीं, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते भी सरकार बनाने की स्थिति में जहां आ जाती है, वहां भी अपने अलाइज को साथ में लेकर चलती है, मतलब और ज्यादा पावरफुल होने के बाद। और यहां आप कह रहे हैं यूनिटी वाला, ईज ऑफ यूनिटी तभी आती है जब दिग्गज हार जाते हैं। नहीं, बगैर एजेंडे के बीजेपी से नहीं लड़ा जा सकता। बीजेपी में पर्सनालिटी बहुत बड़ी हैं, लेकिन एजेंडा बहुत साफ है। अपोजिशन सिर्फ लोगों को जुटा के अगर लड़ना चाहे मोदी विरोध के नाम पे, तो वो कोई लड़ाई हो। आपने बड़ी क्लैरिटी वाली बात की है, लेकिन देखिए इसी बीच आप दिखाते हैं सीएम्स का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 5 राज्यों के सीएम इस चुनाव में आए हैं, जमीन पर उन्होंने चुनाव लड़ा है और उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये है सीएम का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ वो सारे चेहरे जो इन 5 राज्यों में डिफेंडिंग चैंपियंस थे, और उनका क्या हाल चल रहा है। इसमें एक सीएम है जिनके बारे में बात कर रहे थे कि जो इंडिया ब्लॉक के एक बड़े ब्लॉक M.K. स्टालिन, वो पीछे चल रहे हैं। बाकी चाहे वो पुदुचेरी के सीएम हो एन रंगासामी या फिर पिनराई विजयन हो, जो कि अब सीएम रहेंगे, शायद नहीं रहे, जो वो भी और उन्होंने अपने बायो से सीएम हटा भी दिया था लास्ट इवनिंग, वो भी आगे चल रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जालूकबारी से आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी भी सीएम अब ना रहे भवानीपुर से, लेकिन ये भी फिलहाल अपनी सीट से आगे चल रही हैं। तो सीएम के चेहरे बदलेंगे, लेकिन इन्होंने 5 में से 4 यहां पर अपनी सीट पर आगे चलते दिख रहे हैं। और टॉलीवुड में वो चेहरे जो खासे चमकते रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और ममता कैबिनेट में कौन किस हालत में है, जरा वो भी देखिए। क्या एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त काम कर गई है। टीएमसी में ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा, वो भवानीपुर से आगे चल रही है, ये राहत की बात है। लेकिन फिर देखिए टीएमसी के उदयन गुहा दिनहाटा से पीछे, बुलुचिक बराइक माल से पीछे चल रहे हैं, मोहम्मद गुलाम रब्बानी गोलपोखर से आगे चल रहे हैं, अहमदाबाद से सत्यजीत बर्मन आगे हैं, विप्लव मित्रा हरिरामपुर से आगे हैं, सबीना यास्मीन सुजापुर से आगे, रघुनाथगंज अखरुज्जमान आगे हैं, लेकिन उज्जवल विश्वास कृष्णनगर दक्षिण से पीछे चल रहे हैं। अरूप विश्वास आगे चल रहे हैं टॉलीगंज से, कस्बा से अहमद जावेद खान आगे चल रहे हैं, दिलीप मंडल विष्णुपुर से आगे चल रहे हैं, लेकिन सागर से बंकिम चंद्र हाजरा पीछे हैं, रतिन घोष मध्यग्राम से आगे हैं, सुजीत बोस विधाननगर से पीछे हैं, ब्रत्या बसु दमदम से पीछे हैं, चंद्रमा भट्टाचार्य दमदम उत्तर से आगे हैं फिलहाल। और ये तो बंगाल में अभी हमने जो लिस्ट दिखाई है, इसमें कुछ और नेता भी हैं पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री के, और जो अभी एक डेटा आया था दिनेश, 50-50 का आया था। 18 मंत्री आगे चल रहे थे, 18 पीछे चल रहे थे। अब ये पश्चिम बंगाल का अगर दल का बल देखें और स्ट्राइक रेट देखें, तो स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा यहां पर, जैसा कि अभी हमने कहा था 2/3, वो बीजेपी का दिखता है 64.8, ऑलमोस्ट 65% का। 293 सीटों में से 190 पर जीत रहे हैं। एक डबल दिखाई दे रहा है अगर आप देखें, 32 के मुकाबले 64 दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो फिर यही अंतर लगभग आपको सीट्स के हिसाब से भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। सीट्स भी वही डबल दिखाई दे रही है। हाँ। और अब जरा यहां पर आइए, अगर आज लोकसभा चुनाव हो गए तो क्या स्थिति होगी इन सारी विधानसभा सीटों को अगर आप अभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ट्रीट करना शुरू कर दें,
जहां जहां पर जिस लोकसभा में जितनी विधानसभा सीटें हैं वहां पर जो पार्टी जितनी मजबूत दिखाई दे रही है उस हिसाब से आकलन करें तो ये आपको कैसा दिखाई देगा। 2024 तो आपके सामने है ही, 42 सीटें हैं, यहां पर 12 भारतीय जनता पार्टी के पास थी और टीएमसी के पास 29 थी। लेकिन अभी अगर इसको एनालाइज करेंगे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से एनालाइज करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी आज अगर चुनाव हुए होते तो 31 सीटें जीतती और टीएमसी 11 सीटें जीतती। तो कुल मिलाकर यहां से एक अंदाजा आपको यह भी मिल रहा है कि सिर्फ राज्य के हिसाब से नहीं, संसद में भी आने वाले दिनों में इसके रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अपर हाउस आपको यह इंडिकेट करने लगेगा कुछ दिनों में कि स्थितियां किस तरीके से बदल रही हैं। गौतम दा, इस हिसाब से मैक्रो लेवल पॉलिटिक्स में और क्या क्या आपको बदलता दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो है मेरे को लगता है कि ममता बनर्जी को अपना पार्टी को एकजुट रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी है उनका जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको भी एकजुट रखना जरूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी का चेयरपर्सन वो खुद है। तो वो अभी पता नहीं कलकत्ता रहेगा ना दिल्ली आएगा, अभी तो देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर अगर इसको एकजुट रख पाएगा तभी इसका भविष्य पॉलिटिकल रणनीति तय कर पाएगा। लेकिन अभी भाजपा को बंगाल से बहुत पहली बार 4 या कम से कम 5 भी हो सकता है सांसद, राज्यसभा सांसद आ सकता है। राज्यसभा के लिए तो भाजपा के लिए अगला लोकसभा चुनाव फायदेमंद होगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर अगर 200 चला गया तो 4 या 5 भी हो सकता है, 6 होता है। और वो एनडीए के अभी जब अभी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा में आए तो एनडीए का नंबर बढ़कर 141 से 148 हो गया। तो ये अगर आप जो बता रहे हैं तो ये 150 प्लस हो सकता है आने वाले दिनों में, और ये एनडीए के लिए बड़ा नंबर होगा राज्यसभा में भी धीरे धीरे 2/3 की तरफ बढ़ रहा है। तो संतोष जी जो कह रहे थे कि अब ये ईज ऑफ अलायंस होगा, तो ईज ऑफ अलायंस होगा, वहां तो कह रहे हैं कि पार्टी के वजूद के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा, पार्टी बनी रहेगी, इंटैक्ट रहे। तो अगर अब ईज ऑफ अलायंस होगा भी तो फिर मतलब अब आए भी तो क्या आए वाली बात हो जाएगी। देखिए, सर्टनली बीजेपी को ममता बनर्जी को अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का पीरियड शुरू होगा अब से, एंड टू कीप हर आइडेंटिटी इंटैक्ट उनको एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट की जरूरत पड़ेगी, और शी विल फॉल बैक ऑन द इंडिया अलायंस फॉर दैट। बेसिकली दैट्स द पॉइंट। अब बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी ने एक साइकोलॉजिकल बैरियर को पार किया है, जो एक नॉर्थ इंडियन पार्टी, यूपी बिहार की पार्टी, उसको छोड़कर नाउ वेस्ट बंगाल विच इज कॉल्ड द फाउंटेन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल कल्चर एंड एवरीथिंग फॉर इंडिया, वहां भी दे आर इन पावर, विच मीन्स इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट बीजेपी का बहुत हद तक जो स्ट्रैटेजी है दिल्ली का, इट विल इम्पैक्ट है, उसके रिफ्लेक्शंस आने वाले समय में दिखने लगेंगे, दैट्स फॉर श्योर। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। ये जो कहा जाता रहा कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, क्या आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, अभी पहले ये पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव, फिर 2029 तक चले जाइए, क्या इसका रिवर्बरेशन और ये इको होता हुआ ये रिजल्ट वहां भी दिखाई देगा, या इसको आइसोलेट करके देखा जाएगा? इस पे आएंगे।